विद्यार्थियों, आज हम शुरू कर रहे हैं गद्य खंड में अगला पाठ बाल गोविंद भगत। बाल गोविंद भगत ये एक संस्मरणात्मक रेखा चित्र है। संस्मरणात्मक रेखा चित्र अर्थात बीती हुई बातों को याद करके जो लिखा जाता है उसे कहते हैं संस्मरणात्मक रेखा चित्र। और इसके लेखक हैं रामवृक्ष बेनीपुरी। रामवृक्ष बेनीपुरी इस पाठ के लेखक हैं। रामवृक्ष बेनीपुरी जी बिहार के मुजफ्फरपुर जो ज़िला है, बिहार का एक मुजफ्फरपुर ज़िला है, उस ज़िले के बेनीपुर गांव के रहने वाले थे, इसलिए इनके नाम के आगे बेनीपुरी लगा है। इस पाठ में बाल गोविंद भगत रेखा चित्र के माध्यम से लेखक ने एक ऐसे विलक्षण चरित्र का उद्घाटन किया है जो मनुष्यता, लोक संस्कृति और सामूहिक चेतना का प्रतीक है। वेशभूषा या बाह्य अनुष्ठानों से कोई सन्यासी नहीं होता। इस पाठ में लेखक ने ये बताने की कोशिश की है कि यदि कोई एक सन्यासी का वेश धारण कर ले या आडंबर ढोंग करने लगे सन्यासी की तरह से, तो क्या वह सन्यासी नहीं होता। सन्यास का आधार जीवन के मानवीय सरोकार से है, मतलब कि वह अपने जीवन में किस प्रकार के कार्य अपनाता है, उसका व्यवहार कैसा है, उसी के आधार पर वह सन्यासी होता है। अनुष्ठान वगैरह या वेशभूषा धारण करने से कोई सन्यासी नहीं होता। बाल गोविंद भगत इसी आधार पर लेखक को सन्यासी लगते हैं। यह पाठ सामाजिक रूढ़ियों पर भी प्रहार करता है। इस रेखा चित्र की एक विशेषता यह है कि बाल गोविंद भगत के माध्यम से ग्रामीण जीवन की सजीव झांकी देखने को मिलती है। इस पाठ में लेखक ने जो प्राचीन रूढ़ियाँ हैं उन पर भी प्रहार किया है। हम देख लेते हैं पाठ। सबसे पहले इस पाठ में बाल गोविंद भगत का चित्र उभारा है कि बाल गोविंद भगत कैसे थे, उनकी वेशभूषा कैसी थी, देखने में कैसे थे, कद कैसा था, इसी का वर्णन किया गया है। बाल गोविंद भगत मंझोले कद के गोरे चिट्ठे आदमी थे। मंझोले मतलब ना ज़्यादा बड़े और ना ज़्यादा छोटे, 60 से ऊपर के ही होंगे। उनकी जो उम्र थी 60 से अधिक ही होगी। बाल पक गए थे, अर्थात बाल सफ़ेद हो गए थे। लंबी दाढ़ी या जटा जूट तो नहीं रखते थे, जैसे कि सन्यासी लोग या तो लंबी दाढ़ी रख लेते हैं, जटाई रख लेते हैं, इस तरह से नहीं रखते थे। किंतु हमेशा उनका चेहरा सफ़ेद बालों से ही जगमग किए रहता था। बाल ज़्यादा लंबी दाढ़ी नहीं थी, छोटी छोटी दाढ़ी रखते थे और जो उनकी दाढ़ी थी सफ़ेद थी। कपड़े बिल्कुल कम पहनते, कमर में एक लंगोटी मात्र और सिर में कबीर पंथियों की सी कनपटी टोपी। सिर पर एक टोपी पहनते थे जो कान के ऊपर से कटी होती थी, जिस तरह की टोपी कबीरदास जी पहनते थे। कबीरदास के जो साथ रहने वाले लोग थे वह पहनते थे, उनके अनुयायी पहनते थे। इसी तरह की टोपी ये भी पहनते थे, कनफटी टोपी, कान के ऊपर से, कान की जगह से कटी हुई। जब जाड़ा आता एक काली कमली ऊपर से ओढ़े रहते। कमली अर्थात कंबल, एक काला कंबल ओढ़ लेते थे। वो कोई ज़्यादा कपड़े नहीं पहनते थे। मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ रामानंदी चंदन। रामानंद जिस तरह का चंदन अपने मस्तक पर लगाते थे, जिस तरह से टीका लगाते थे, उसी तरह का अपने मस्तक पर ये भी लगाते थे, जो नाक के एक छोर से ही औरतों के टीके की तरह शुरू होता। गले में तुलसी की जड़ों की एक बेडोल माला बांधे रहते और गले में एक तुलसी की जड़ों से बनी हुई माला रहती थी। ऊपर की तस्वीर से यह नहीं माना जाए कि बाल गोविंद भगत साधु थे। अब ये जो तस्वीर
जो चित्र आपके सामने प्रस्तुत हुआ, इसको देख कर के ये मत समझ लेना कि बाल गोविंद भगत साधु थे। नहीं, बिल्कुल गृहस्थ, और वे साधु नहीं थे बल्कि एक गृहस्थ व्यक्ति थे। उनकी गृहिणी की तो मुझे याद नहीं, उनके बेटे और पतोहू को तो मैंने देखा था। लेखक कहते हैं कि उनकी पत्नी के बारे में तो मुझे पता नहीं, गृहिणी अर्थात पत्नी, उनकी पत्नी के बारे में तो मुझे कुछ याद नहीं सही से, लेकिन जो उनका बेटा था और बेटे की जो पत्नी थी उनको तो मैंने देखा था, पतोहू अर्थात पुत्र की पत्नी। थोड़ी खेती बाड़ी भी थी, एक अच्छा साफ सुथरा मकान भी था। किंतु खेतीबाड़ी करते, परिवार रखते भी बाल गोविंद भगत साधु थे, साधु की सब परिभाषाओं में खरे उतरने वाले। मतलब गृहस्थ भी थे, लेकिन वह एक तरह से साधु ही थे। साधु की सभी विशेषताओं में खरे उतरते थे। कबीर को साहब मानते थे, मतलब कबीरदास को अपना सब कुछ मानते थे। उन्हीं के गीतों को गाते थे, उन्हीं के आदेशों पर चलते थे। मतलब जो नियम कबीरदास जी ने बताए, जो बातें कबीरदास जी ने बताई, उन्हीं का पालन करते थे। कभी झूठ नहीं बोलते, खरा व्यवहार रखते अर्थात अच्छा व्यवहार करते थे सभी से। किसी से भी दो टूक बात करने में संकोच करते। दो टूक बात मतलब जबान लड़ाना, उत्तर किसी की बात का उत्तर देना में संकोच करते थे। न किसी से खामखा झगड़ा मोल लेते, किसी की चीज़ नहीं छूते, बिना पूछे व्यवहार में लाते। मतलब किसी की चीज़ का प्रयोग भी बिना पूछे नहीं करते थे। इस नियम को कभी कभी इतनी बारीकी तक ले जाते कि लोगों को कुतूहल होता। मतलब लोग इस नियम को भी कभी इतनी बारीकी से लाते थे प्रयोग में कि लोग उनकी बातों पर हंसने लगते थे। कभी वह दूसरे के खेत में सोच के लिए भी नहीं बैठते। वह गृहस्थ थे, लेकिन उनकी सब चीज़ साहब की थी। साहब अर्थात जो उनके नियम कानून थे, आदर्श थे, वो कौन थे? कबीरदास साहब। कबीरदास जी को अपना सब कुछ मानते थे। वो कबीरदास जी के बनाए हुए आदर्शों पर ही चलते थे। जो कुछ खेत में पैदा होता, अब देखिए मेन बात आती है, जो कुछ उनके खेत में पैदा होता था, सिर पर लाद कर उसे साहब के दरबार में ले जाते। साहब के दरबार में कबीरपंथी एक मठ था, कहीं वहीं पास में दूर, कुछ दूर। तो उस मठ में साधु लोग रहते थे। तो वहाँ पर ये अपने खेत में जो भी कुछ होता था अनाज, उसको अपने सर पर लाद कर उस मठ में ले जाते थे। और उनके घर से 4 कोस दूर पर था। कितनी दूर था ये मठ? घर से 4 कोस दूर। एक कबीरपंथी मठ से मतलब मठ से मतलब वह दरबार में भेंट रूप रख लिया जाकर प्रसाद रूप में जो उन्हें मिलता उसे घर लाते और उससे गुजर चलाते। अब उस कबीरपंथी मठ से इन्हें जो कुछ वापस मिलता था, वो वहाँ के जो साधु थे कबीरपंथी मठ के, वो उसमें से कुछ रख लेते थे और बाकी इनको वापस कर देते थे। अब जो उन्हें वहाँ से वापस मिलता उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करते और घर वापस ला करके उसी से गुजर चलाते, अपना जीवन यापन करते थे, अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। इन सब के ऊपर मैं तो मुग्ध था। उनके मधुर गान पर जो सदा सर्वदा ही सुनने को मिलते। कबीर के वे सीधे साधे पद, यानी कि वे हमेशा कबीरदास जी के सीधे साधे पदों को गाते रहते थे, जो उनके कंठ से निकलकर सजीव हो उठते। आषाढ़ की रिमझिम है, समूचा गांव खेतों में उतर पड़ा है। रिमझिम मतलब आषाढ़ का महीना, जुलाई का जो महीना होता है उसमें रिमझिम बरसात होती है। जुलाई का महीना था, बरसात हो रही है। समूचा गांव खेतों में उतर पड़ा है, मतलब सारे किसान खेतों में हैं। कहीं हल चल रहे हैं, कहीं रोपनी हो रही है। रोपनी अर्थात धान को रोप रहे हैं। धान के पानी भरे खेतों में बच्चे उछल रहे हैं। औरतें कलेवा लेकर, कलेवा कहते हैं प्रातः का भोजन, सुबह का भोजन, नाश्ता। औरतें नाश्ता लेकर, सुबह का खाना लेकर के मेड़ पर बैठी हैं। आसमान बादल से घिरा
धूप का नाम नहीं, ठंडी पुरवाई चल रही। ऐसे ही समय आपके कानों में एक स्वर तरंग झनकार सी कर उठी, यह क्या है, यह कौन है, यह पूछना न पड़ेगा। बाल गोविंद भगत समूचा शरीर कीचड़ में लिथड़े अपने खेत में रोपनी कर रहे हैं। उनकी अंगुली एक एक धान के पौधे को पंक्तिबद्ध खेत में बिठा रही है। मतलब बाल गोविंद भगत सारे कीचड़ में सने हुए हैं और खेत में धान लगा रहे हैं। उनका कंठ एक एक शब्द को संगीत के जीने पर चढ़ाकर कुछ को ऊपर स्वर की ओर भेज रहा है और कुछ को इस पृथ्वी की मिट्टी में खड़े लोगों के कानों की ओर। अब देखिए वो किस तरह से कबीरदास जी के पदों को गा रहे हैं। कभी तो उनका स्वर इतनी ऊंचाई पर चला जाता है कि मानो स्वर्ग लोक को जा रहा हो, कभी इतना उतार आ जाता है उनके स्वरों में कि मानो जो ज़मीन पर खेतों में लोग खड़े हैं उनके कानों तक पहुँचे। तो उनके स्वरों में इतना उतार चढ़ाव है और सुनने में इतना मधुर लग रहा है, तो लोगों को ये पूछने की ज़रूरत नहीं किसी से कि कौन गा रहा है, सभी जानते हैं कि बाल गोविंद भगत हैं। बच्चे खेलते हुए झूम उठते हैं। मेड़ पर खड़ी औरतों के होठ काँप उठते हैं, वे गुनगुनाने लगती हैं। मतलब जो कलेवा लेकर के औरतें जाती हैं वे भी उनके पदों को गुनगुनाने लगती हैं। हलवाहों के पैर ताल से उठने लगते हैं। जो हल चलाने वाले लोग किसान हैं, खेत जोत रहे हैं, उनके पैर भी तेज तेज चलने लगते हैं। रोपनी करने वालों की अंगुलियां एक अजीब क्रम से चलने लगती हैं। जो धान की रोपाई कर रहे हैं उनकी अंगुलियां भी एक क्रम से तेज़ी से चलने लगती हैं। बाल गोविंद भगत का यह संगीत है, यह जादू। भादों की वह अंधेरी अधरतिया, भादों का महीना आ जाता है और भादों के महीने में आधी रात का वर्णन किया गया है यहाँ पर। अधरतिया मतलब आधी रात, अंधेरी। अभी थोड़ी ही देर में मूसलाधार वर्षा ख़त्म हुई है। अभी थोड़ी देर पहले ही मूसलाधार बारिश ख़त्म हुई है। बादलों की गरज, बिजली की तड़प में आपने कुछ नहीं सुना हो, किंतु अब झिल्ली की झंकार या दादरों की टटर बाल गोविंद भगत के संगीत को अपने कोलाहल में डुबो नहीं सकती। झिन झिन की आपने आवाज़ सुनी होगी रात में, और मेंढक जो हैं बोल रहे हैं बरसात के बाद में। लेकिन जो बाल गोविंद भगत का संगीत है वह उसको नहीं रोक सकते। उनकी खंजड़ी ढिमक ढिमक बज रही है। खंजड़ी मतलब हाथ से पीट करके एक ढोल की तरह से ही बजाने का एक वाद्य यंत्र होता है। और वे गा रहे हैं गोदी, क्या गा रहे हैं, वे गा रहे हैं गोदी में पियवा चमक उठे सखियाँ चिहुक उठे ना। गोदी में पियवा चमक उठे सखियाँ चिहुक उठे ना, ये गाने की पंक्तियाँ हैं, इसको गा रहे हैं। इसका पंक्ति का अर्थ भी नीचे लिखा है। हाँ, पिया तो गोद में ही है, किंतु वह समझती है वह अकेली है। चमक उठती है, चिहुक उठती है, मतलब परेशान हो उठती है। उसी भरे बादलों वाले भादों की आधी रात में उनका यह गाना अंधेरे में अकस्मात कौंध उठने वाली बिजली की तरह किसे न चौंका देता। मतलब आधी रात में जब वह गाना गाते हैं तो सब चौंक जाते हैं। अरे अब सारा संसार निस्तब्धता में सोया है। मतलब सब चारों ओर का वातावरण बिल्कुल शांत है। इस शांत वातावरण में यह गीत सभी को चौंका देता है। बाल गोविंद भगत का संगीत जाग रहा है, यानी कि सब सो रहे हैं लेकिन बाल गोविंद भगत का संगीत जाग रहा है। तेरी गठरी में लगा चोर मुसाफिर जाग जरा। ये भी उनके एक गीत की लाइन है। तेरी गठरी में लगा चोर मुसाफिर जाग जरा। कार्तिक आया नहीं कि बाल गोविंद भगत की प्रभातियाँ शुरू हुईं, जो फागुन तक चला करती हैं। प्रभातियाँ सुबह के समय की एक रैली टाइप। इन दिनों वह सवेरे ही उठते, न जाने किस वक्त जगकर वह नदी स्नान को जाते। गांव से 2 मील दूर नदी है। वे सुबह ही
लोगों के उठने से पहले ही लोगों को पता भी नहीं चलता, गांव के कब्बे उठ कर के चले गए, नदी स्नान के लिए चले जाते हैं, वहाँ से नहा धोकर लौटते और गांव के बाहर ही पोखरे के ऊंचे भिंडे पर अपनी खंजड़ी, मतलब गांव के बाहर एक तालाब है, उसका एक ऊंचा चबूतरा, एक ऊंचा स्थान है, वहाँ पर अपनी खंजड़ी लेकर जा बैठते। खंजड़ी बजाने का एक यंत्र, ढपली नुमा, और अपने गाने टेरने लगते, जो उनके गाने हैं उनको गाने लगते हैं। मैं शुरू से ही देर तक सोने वाला हूँ। लेखक अपने बारे में बताते हैं कि मैं तो देर तक सोने वाला हूँ, किंतु एक दिन माघ की उस दांत किटकिटा देने वाली भोर में भी, माघ के महीने में ठंड पड़ती है, और उस ठंड में भी उनका संगीत मुझे पोखर पर ले गया था। माघ के महीने में, कभी कहते हैं कि वैसे तो मैं देर से उठता हूँ, लेकिन माघ के महीने में एक दिन सुबह सुबह बहुत ठंड हो रही थी, दांत किटकिटाने वाली ठंड थी। उस सुबह में मैं जल्दी उठ करके उस तालाब पर चला गया जहाँ पर बालगुण भगत सुबह को गाते थे। उनके गाने की मधुर आवाज़ को सुनते सुनते अभी आसमान के तारों के दीपक बुझे नहीं थे। हाँ, पूरब में लोही लग गई थी। पूरब में लोही कहते हैं जब सूर्योदय से पहले जो आकाश में कुछ लालिमा सी फैलती है, उसको कहते हैं लोही। तो कवि वो कहते हैं लेखक राम वृक्ष बेनीपुरी जी कि सुबह तो नहीं हुई थी पूरी तरह से, आसमान के तारे तो नहीं छिपे थे, लेकिन पूरब में लोही लग गई थी, अर्थात लालिमा फैल चुकी थी, जिसकी लालिमा को शुक्र तारा और बढ़ा रहा था। खेत बगीचा घर सब पर कुहासा छा रहा था। कुहासा अर्थात कोहरा, चारों ओर कोहरा ही कोहरा दिखाई दे रहा था। सारा वातावरण अजीब रहस्य से आवृत मालूम पड़ता था। जो वातावरण था एक अजीब रहस्य से ढका हुआ, आवृत का अर्थ होता है ढका हुआ। ऐसा लग रहा था कि सारा वातावरण ढका हुआ हो किसी रहस्य से। उस रहस्यमय वातावरण में एक कुश की चटाई पर पूरब मुँह काली कमली ओढ़े बालगोन भगत अपने खंजड़ी लिए बैठे थे। इस तरह के वातावरण में एक कुश की चटाई पर, कुश एक घास होती है, उसकी बनाई हुई चटाई पर पूरब की ओर मुँह करके और काला कंबल ओढ़ करके बालगोन भगत अपनी खंजड़ी लिए हुए बैठे थे। उनके मुँह से शब्दों का तांता लगा था, मतलब वो कुछ गा रहे थे। उनकी अंगुलियां खंजड़ी पर लगातार चल रही थीं। गाते गाते इतने मस्त हो जाते, इतने सुरूर में आते, उत्तेजित हो उठते कि मालूम होता अब खड़े हो जाएंगे। कमली तो बार बार सिर से नीचे सरक जाती। मैं जाड़े में कपकपा रहा था, किंतु तारे की छाँव में भी उनके मस्तक के श्रम बिंदु अर्थात पसीने की बूंदें जब तब चमक ही पड़ते। मतलब इतनी ठंड में भी उनके मस्तक पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं। गर्मियों में उनकी संझा कितनी उमस भरी शाम को न शीतल करती। मतलब जब ये तो जाड़ों की बात थी, और गर्मियों में संझा अर्थात वो शाम के समय जो गाते थे, वह शाम की गर्मी को भी शीतल कर देती थी। जो गर्मियों में शाम की गर्मी, शाम के समय सबसे ज़्यादा गर्मी होती है, उमस भरी गर्मी होती है। उस उमस भरी गर्मी को भी वह उनकी संझा, शाम के समय गाए जाने वाले जो उनके गीत थे, वह उस गर्मी को शीतल कर देते थे। अपने घर के आंगन में आसन जमा बैठते। गांव के उनके कुछ प्रेमी भी जुट जाते। खंजड़ियों और करतालों की भरमार हो जाती। गांव के लोग भी उनके घर गाने के लिए आ जाते, अपने अपनी खंजड़ियाँ लेकर के और वाद्य यंत्रों को लेकर के। एक पद बाल गोविंद भगत कह जाते, उनकी प्रेमी मंडली उसे दोहराती। मतलब कि गीत का एक पद बाल गोविंद भगत गाते, फिर उनके पीछे पीछे जो उनकी मंडली थी, गाने वाले और लोग थे घर में जो आते थे, वह उसको गाते थे, दोहराते थे। दोहराते तिराते धीरे धीरे स्वर ऊंचा होने लगता। एक निश्चित ताल, एक निश्चित गति से उस ताल स्वर के चढ़ाव के साथ साथ श्रोताओं के मन भी ऊपर उठने लगते। धीरे धीरे मन तन पर हावी हो जाता। होते होते एक क्षण ऐसा आता कि बीच में खंजड़ी लिए बाल गोविंद भगत नाच रहे हैं, और उनके साथ ही सब
के तन और मन नृत्यशील हो उठते हैं। सारा आंगन नृत्य और संगीत से ओतप्रोत है। अब क्या होता है, गाते गाते इतने मस्त हो जाते हैं बाल गोविंद भगत कि वह आंगन में ही नाचने लगते हैं। सारा आंगन नृत्य और संगीत से भर जाता है। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया जिस दिन उनका बेटा मरा। देखिए अब क्या मोड़ आता है। कहते हैं लेखक कि बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष मतलब एक जो सबसे एक अंतिम सीमा होती है किसी भी काम की, तो उनके संगीत का जो अंतिम छोर था, उनकी जो संगीत की गाने की जो ऊंचाई थी, उसे कब देखा गया, जिस दिन उनका बेटा मरा। इकलौता बेटा था वह, कुछ सुस्त और बोदासा था। बोदासा अर्थात कुछ मंदबुद्धि था और सुस्त रहता था, किंतु इसी कारण बाल गोविंद भगत उसे और भी मानते, मतलब उससे बहुत लगाव था। उनकी समझ में ऐसे आदमियों पर ज़रा नज़र रखनी चाहिए या प्यार करना चाहिए, क्योंकि निगरानी और मोहब्बत के ज़्यादा हकदार होते हैं जो इस तरह के व्यक्ति होते हैं, उनकी ज़्यादा केयर करनी चाहिए, ऐसा बाल गोविंद भगत मानते थे। बड़ी साध से उसकी शादी कराई थी। पतोहू बड़ी ही सुभग मतलब बहुत ही सुशील सुंदर मिली थी। घर की पूरी प्रबंधिका बनकर भगत को बहुत कुछ दुनियादारी से निवृत्त कर दिया था। मतलब सारा घर की देखभाल सारे काम उनकी पुत्र की पत्नी ने अपने हाथ में ले लिया था। सब कुछ वह ठीक से करती थी। उनका बेटा बीमार है, इसकी खबर रखने की लोगों को कहाँ फुर्सत, किंतु मौत तो अपनी ओर सबका ध्यान खींच कर ही रहती है। हमने सुना बाल गोविंद भगत का बेटा मर गया। कुतूहलवश उनके घर गया, देखकर दंग रह गया। बेटे को आंगन में एक चटाई पर लिटाकर एक सफ़ेद कपड़े से ढांक रखा है। अब देखिए, लेखक को जब ये सूचना मिली बाल गोविंद भगत का बेटा मर गया है, तो वह उनके घर जाता है। तो क्या देखते हैं लेखक कि बेटे को आंगन में एक चटाई पर लिटाकर एक सफ़ेद कपड़े से ढका हुआ है। सफ़ेद कपड़े चादर से उनके सबको ढक रखा है। वह कुछ फूल तो हमेशा ही रोपते रहते, उन फूलों में से कुछ तोड़कर उस पर बिखरा दिए हैं। बाल गोविंद भगत के घर में फूल लगे रहते थे, उन्हीं फूलों में से कुछ फूल तोड़कर उसके ऊपर बिखरा दिए हैं। फूल और तुलसी दल भी, तुलसी के पत्ते भी। सिरहाने एक चिराग रखा है और उसके सामने ज़मीन पर ही आसन जमाए गीत गाए चले जा रहे हैं। और अपने बेटे के सामने ही, सबके सामने ही बैठ कर के गीत गाए चले जा रहे हैं। वही पुराना स्वर, वही पुरानी तल्लीनता। घर में पतोहू रो रही है, जो उनकी पुत्र की पत्नी है, वह रो रही है, जिसे गांव की स्त्रियां चुप कराने की कोशिश कर रही हैं, किंतु बाल गोविंद भगत गाए जा रहे हैं। हाँ, गाते गाते कभी कभी पतोहू के नज़दीक भी जाते और उसे रोने के बदले उत्सव मनाने को कहते हैं राम वृक्ष बेनीपुरी जी कि बाल गोविंद भगत अपनी गाते गाते अपनी पतोहू के पास जाते हैं, अपने पुत्र की पत्नी जो विधवा हो गई इसके पास जाते हैं और उससे रोने के स्थान पर उत्सव खुशी मनाने के लिए कहते हैं, आत्मा परमात्मा के पास चली गई। खुशी मनाने के लिए क्यों कहते हैं बाल गोविंद भगत? कहते हैं कि आत्मा परमात्मा के पास चली गई, बिरहिनी अपने प्रेमी से जा मिली। भला इससे बढ़कर आनंद की कौन बात? मैं कभी कभी सोचता यह पागल तो नहीं हो गए। तो लेखक सोचते हैं कि कहीं ये पागल तो नहीं हो गए, किंतु नहीं, वह जो कुछ कह रहे थे उसमें उनका विश्वास बोल रहा था। वह चरम विश्वास जो हमेशा ही मृत्यु पर विजयी होता आया है। बेटे के क्रियाक्रम में तूल नहीं किया, पतोहू से आग दिलाई उसकी। उन्होंने जो बेटे का क्रियाक्रम था परंपरा से अलग हट कर के किया, अपनी उसकी जो पतोहू थी उससे ही आग दिलवाई। किंतु ज्यों ही श्राद्ध की अवधि पूरी हो गई, पतोहू के भाई को बुलाकर उसके साथ कर दिया। जब श्राद्ध की अवधि जो भी होती है 10वीं या 13वीं तक,
उसके बाद में श्राद्ध कार्य करने के बाद में पतोहू के भाई को बुला करके, अपने पुत्र के साले को बुला करके उसके साथ भेजना चाहा। यह आदेश देते हुए कि इसकी दूसरी शादी कर देना। और क्या कहा पतोहू के भाई से कि इसकी दूसरी शादी कर देना, इसे ले जाओ। इधर पतोहू रो रो कर कहती, मैं चली जाऊंगी तो बुढ़ापे में कौन आपके लिए भोजन बनाएगा, बीमार पड़े तो कौन एक चुल्लू पानी भी देगा। मैं पैर पड़ती हूँ, मुझे अपने चरणों से अलग नहीं कीजिए। लेकिन भगत का निर्णय अटल था। तू जा, नहीं तो मैं ही इस घर को छोड़कर चल दूंगा। अब बालगुण भगत कहते हैं, या तो तुम चली जाओ, नहीं तो मैं इस घर को छोड़कर। बालगुण भगत का यह निर्णय अटल था। तू जा, नहीं तो मैं इस घर को छोड़कर चल दूंगा। यह थी उनकी आखिरी दलील। और इस दलील के आगे बेचारी की क्या चलती। बालगुण भगत की मौत उन्हीं के अनुरूप हुई। वह हर वर्ष गंगा स्नान करने जाते। स्नान पर उतनी आस्था नहीं रखते जितना संत समागम और लोक दर्शन पर। मतलब गंगा स्नान में वह गंगा जी में स्नान करने पर इतना विश्वास नहीं रखते थे जितना संतों के साथ बैठने में, उनकी बातों को सुनने में। पैदल हो जाते। करीब 30 कोस पर गंगा जी का घाट था। साधु को संबल देने का क्या हक। मतलब जो साधु होते हैं उनको सहारा देने का, सहारे की आवश्यकता नहीं होती। और गृहस्थ किसी से भिक्षा क्यों मांगे। और वो गृहस्थ थे इसलिए वो किसी से भिक्षा भी नहीं मांगते सहायता की। कैसी सहायता, गंगा स्नान, गंगा जी के घाट तक जाने के लिए किसी सवारी, जो जैसे कि किसी सवारी या किसी और, जैसे कि मतलब जो सड़क पर चलने वाले वाहन होते हैं, वह उनसे किसी से कोई सहायता नहीं मांगते थे। और गृहस्थ किसी से भिक्षा क्यों मांगे। अतः घर से खाकर चलते तो फिर घर पर ही लौट कर खाते। मतलब घर से खा कर के जाते थे और घर पर ही आकर के वापस खाते थे, बीच में कुछ नहीं खाते थे। रास्ते भर खंजड़ी बजाते गाते, जहाँ प्यास लगती पानी पी लेते, केवल पानी ही पीते थे रास्ते भर में आने जाने में, और कुछ भी नहीं खाते थे। 4-5 दिन आने जाने में लगते, किंतु इस लंबे उपवास में भी वही मस्ती। वह अब बुढ़ापा आ गया था किंतु टेक वही जवानी वाली। मतलब उनके गाने के जो स्वर थे वह जैसे जवानी में गाते थे उसी तरह से बुढ़ापे में गाते थे। इस बार लौटे तो तबीयत कुछ सुस्त थी। खाने पीने के बाद भी तबीयत नहीं सुधरी। थोड़ा बुखार आने लगा किंतु नेम व्रत तो छोड़ने वाले नहीं थे। वही दोनों जून गीत, मतलब सुबह शाम गीत गाना, स्नान ध्यान, खेती बाड़ी देखना, दिन दिन छींचने लगे। मतलब दिन दिन इस तरह से ही बीतने लगे। लोगों ने नहाने धोने से मना किया, आराम करने को कहा किंतु हंसकर टाल देते रहे। उस दिन भी संध्या में गीत गाए किंतु मालूम होता जैसे तागा टूट गया हो। मतलब उनका स्वर रुक गया। माला का एक एक दाना बिखरा हुआ। भोर में लोगों ने गीत नहीं सुना। जाकर देखा तो बालगुण भगत नहीं रहे, सिर्फ उनका पंजर पड़ा था। सिर्फ उनका जो मृत शरीर था वह पड़ा हुआ था। ये थे बाल गोविंद भगत, जो गृहस्थ भी थे, साधु सन्यासी भी थे। इनका ऐसा चरित्र का वर्णन कवि ने किया है जो अपने आप में एक विचित्र सा है। आज के समाज में इस तरह का चरित्र मिलना मुश्किल है।